नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे। आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस। चकाचक एक्सप्रेस की खास प्रस्तुति है कस्तूरी, और आज कस्तूरी की खास मेहमान हैं देश की जानी मानी कथाकार पद्मश्री मालती जोशी जी। मालती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चकाचक एक्सप्रेस पर। नमस्कार। बहुत सारी बातें शुरू करने से पहले मालती जी, जानना चाहूँगा कि बचपन कैसा रहा। बचपन मेरा बहुत, जिसे कहना चाहिए, विविध जगहों पर बीता है। मेरे पिताजी पुरानी ग्वालियर रियासत में जज थे, तो छोटे छोटे कस्बों में हमारी ट्रांसफ़र्स होती रही। तो कभी स्कूल में, कभी प्राइवेट, कभी स्कूल में, कभी प्राइवेट, इस तरह करते करते मेरी पढ़ाई हुई। रेगुलर पढ़ाई मैंने सिर्फ बीए और एमए की होलकर कॉलेज में की। बाकी हमारी आधी पढ़ाई स्कूल में, आधी प्राइवेट, जैसे जैसे ट्रांसफ़र होते गए उस तरह से हुई। तो घर में पढ़ने लिखने का पूरा माहौल था। पिताजी संस्कृत के, अंग्रेज़ी के और मराठी के विद्वान थे, और माँ के लिए मराठी की पत्रिकाएं उतनी सुदूर देहातों में भी आती थीं उस समय। तो पढ़ना लिखना तो शुरू से ही रहा, और शायद तभी ये रुचि डेवलप हुई होगी। मालती जी, आप हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका हैं और मराठी परिवार से आती हैं। जी जी। हिंदी से कैसे लगाव हुआ? हम लोग छोटे छोटे कस्बों में थे, तो हिंदी ही थी बोलचाल की भाषा। बाहर घर से निकलो तो हिंदी ही था, और वो हिंदी इज़ एज गुड एज माई मदर टंग नाउ। मराठी मैंने बहुत देर में लिखना शुरू किया, जब मेरी 5-7 किताबें प्रकाशित हो गई थी उसके बाद। और हिंदी से ही मेरी लेखन की शुरुआत हुई। आज भी ओरिजिनल थिंकिंग मेरी हिंदी में है। जी, आप हिंदी में सोचती हैं और हिंदी में लिखती हिंदी में भी मेरी हैं। 40 किताबें हैं, मराठी में मुश्किल से 12-13 किताबें। जी, लेखन की शुरुआत कहाँ से होती है? कब लगा कि लिखा जा सकता है मुझसे भी? जैसे स्कूल में रहते थे तो निबंध जो है सर पूरी क्लास को पढ़ के सुनाते थे, तो तब लगता था कि अपने अंदर कुछ है। और बापू की जब हत्या हुई है 1948 में जी, तब मैंने बहुत कविताएं लिखी, और बहुत सराही गई मेरी उम्र को देखते हुए। और सही अर्थों में गीत लेखन मेरा कॉलेज के ज़माने में शुरू हुआ। तो मीरा और महादेवी के भावों से अनुप्राणित मेरी गीत रचनाएं बहुत पॉपुलर हुई, और कवि सम्मेलनों में मेरी बहुत मांग रहती थी। शुरुआत कविताओं से हुई, फिर गद्य की। और आपको मालवा की मीरा कहा जाता है, उसके बारे में कुछ बताएं। वो एक कवि सम्मेलन में डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन पधारे थे, तो उस समय मैंने मीरा के जीवन पर रूपक की एक कविता सुनाई थी। तो बस जैसे ही मैं मंच से उतरी, उन्होंने कहा, अरे ये तो मालवा की मीरा है। अब सुमन जी ने कहा तो वो बात मतलब सब लोकोक्ति की तरह फैल गई। वो पहली कविता याद आती है, कुछ सुनाना चाहें? पर जो सुमन जी वाली जी, मीरा पर जो मीरा पर आपने सुनाई। मैं मीरा मत वाली सी हूँ, तुम मेरे मनमोहन प्रियतम, तुम मेरे मनमोहन। मैं मीरा मत वाली सी हूँ, तुम मेरे मनमोहन प्रियतम, तुम मेरे मनमोहन। बांध स्वप्न के नूपुर रुनझुन, नाच रही मैं स्मृति मंदिर में। उपहासों का गरल घोल कर दिया जगत ने मेरे कर में। मैंने ये विष पान किया है, फिर भी अमृत गान किया है। मैं गीतों की रानी, मुझ पर कैसा नीति नियंत्रण, प्रियतम तुम मेरे मनमोहन। इतनी सुंदर और मार्मिक कविता है मालती जी। फिर कविता क्यों छूट गई और गद्य की तरफ आ गई? ये अपने हाथ में तो नहीं होता है सही की। वो एक मतलब मैंने लिखा है कि जीवन के बसंत में एक कल्पनाओं का बौर आया हुआ था, वो कब झड़ गया पता ही नहीं चला।
तो कविता भी जिंदगी इसी की तरह आपाधापी में। हाँ, फिर गद्य में भी एकदम नहीं आई, बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड रहा मेरा, जी। जो कविता छूट गई थी और कहानी शुरू नहीं हुई थी। उस बीच मैंने व्यंग भी लिखे, बच्चों के लिए कहानियाँ भी लिखी, और बच्चों की कहानियाँ भी मेरी बहुत पॉपुलर हुई। आज भी जो लोग बचपन में पढ़े हुए बोलते हैं हमने आपकी बचपन में बिल्कुल बहुत पराग कहानियाँ। में छपती वो कहानियाँ, हाँ। और लोग याद रखते हैं, याद करते हैं हैं उस कहानी आपको। को। मुझे कई बार बड़ा बुरा लगता है कि अरे उसके बाद मैंने इतना लिखा, वो नहीं पढ़ा। पर नौकरी की आपाधापी में कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन बचपन का पढ़ा हुआ उनको याद रहा। वो कहते हैं कि हमने बचपन में आपको बहुत पढ़ा, तो अच्छा लगता है। तो मेरा मतलब चुटपुट तो लेखन होता रहा बहुत। कादम्बिनी, निहारिका, मुक्ता, ऐसे कई जगह कहानियाँ छपी, लेकिन धर्मयुग में 1971 में पहली कहानी छपी, जिसने मुझे एक अखिल भारतीय मंच दिया। और तब से मतलब ये समझ लीजिए कि साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग, इनमें मेरे धारावाहिक भी छपते रहे। और तब तो ये होता था कि धारावाहिक की एक किस्त आती और प्रकाशकों के फ़ोन आने लगते कि ये हम छापेंगे। जब मालती जी की कहानियाँ पढ़ते हैं तो बहुत सारे आलोचकों की शिकायत होती है कि आपका जो कहानी पात्र है, आपकी जो कहानी पात्र है स्त्री, वो विद्रोही नहीं है, वो क्रांति नहीं करती। नहीं, मतलब मैं क्रांति का झंडा उठा करके नहीं चल रही हूँ, लेकिन मेरी नायिका ना अन्याय करती है ना अन्याय सहती है। वो मतलब जैसे कहना चाहिए नारेबाजी नहीं करती है, लेकिन गलत चीज़ों को कभी भी स्वीकार नहीं करती। आप मेरी कोई भी कहानी उठा के देख लीजिए। वो जो घरेलू कहानी है, हाँ। और पारिवारिक कहानी, उसका जी। जो लगातार आरोप लगता रहता है आपकी और कहानियों मैंने पर। कई जगह लिखा भी है कि अधिकार कोई आकर के तुम्हारी झोली में नहीं डाल देगा, जी। तुमको इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होने की ताकत होनी चाहिए। मालती जी, अभी जो स्त्री विमर्श का दौर है वो देह विमर्श बनता जा रहा है, उस पर अगर कुछ कहना चाहें। नहीं, हर बार हम बिल्कुल हथियार लेकर के खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने ढंग से भी विरोध कर सकते हैं ना। उस स्त्री विमर्श के नाम पर बिल्कुल क्रांतिकारी और विद्रोही बगावती तेवर दिखा रहे हैं, वो मेरे को नहीं। बाजारवाद का प्रभाव दिखता है कहानियों पर? हो सकता है, कहीं कह नहीं सकती मैं। आज के वक्त में किस्सा गोई खत्म हो रही है, जैसा कहा संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं, तो हाँ। दादी नानी भी खत्म हो रही है। दादी नानी विलुप्त जाति में प्रजाति में आ गई बिल्कुल। तो किस्सा गोई जो है वो किस तरह से जिंदा रह पाएगी, क्या सोचती हैं आने वाले वक्त के लिए? लोग पढ़ते ही नहीं हैं अब, सुनना तो बहुत अलग बात है। मैं मतलब हम लोग जब मेरे हस्बैंड की ट्रांसफ़र ऐसी छोटी छोटी जगहों में इंजीनियर थे, तो वो भी ऐसी, तो एक जगह हम लोग 7 साल रहे जहाँ बिजली भी नहीं थी जी। नल भी नहीं थे, तो बच्चों के लिए मनोरंजन का कोई कारण ही नहीं था। तो मैं पूरे उनके लिए कहाँ से किताबें मंगाती कि मेरे बच्चे देहाती नहीं रह जाएं, गांव में रह करके। मराठी की, हिंदी की किताबें मंगा के पूरा दिन मैं उनको सुनाती थी। तो शायद मेरे बच्चे बचपन से ही उनमें साहित्य के संस्कार जागृत हुए, और आज दोनों बच्चे लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। छोटे की 4-5 किताबें आ गई हिंदी में, बड़े की 2 अंग्रेजी में आ गई हैं, और एक लेख संग्रह। तो अभी आपको लगता है माँ का और परिवार का बहुत ज़रूरी है साहित्य? हाँ, मुझे बहुत डर लगता था कि देहात में रहेंगे बच्चों की भाषा गलत हो जाएगी, बच्चे देहाती रंग उसमें हो जाएंगे। तो मैं बहुत कोशिश करती थी कि मैं कहाँ से किताबें मंगाती थी और उनको पढ़ के सुनाती थी। मेरे लिए ये दिन भर यही काम था। मदर इन लॉ थी मेरे पास, उनको धार्मिक कहानियाँ सुनाना और बच्चों को बच्चों की कहानियाँ सुनाना। तो कोई एक काम था, क्योंकि और कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था। आपकी कथा साहित्य पर सीरियल्स भी बने। हाँ, गुलजार साहब ने बनाया। हाँ, गुलजार साहब की किरदार में 2 कहानी रहा, कुछ साझा करना चाहें? मतलब मिले तो नहीं, पर उन्होंने मांगी। क्या हुआ कि जया बच्चन ने 7 फेरे नामक सीरियल, तो उसका पहली बार करके कहानी थी, तो उसको शायद गुलजार जी ने डायरेक्ट किया, तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो बोले किसकी कहानियाँ हैं? तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे भी दीजिए 2 कहानियाँ। तो 2 कहानियाँ मेरी उन्होंने कल्चर और मन धुआं ली, और वो बहुत पसंद भी की गई। और शायद ओमपुरी
और रीता भादुड़ी जो नहीं रहे दुल्हन, वो उसमें थे। एक लंबा सफ़र है मालती जी पद्मश्री तक का। जी, किस तरह से देखती हैं, अगर एक वाक्य में कहना चाहें तो? मैं बताऊं, मैं कभी महत्वाकांक्षी नहीं रही। मैं, आपको विश्वास हो या ना हो, मैं आज तक किसी संपादक के दफ्तर में नहीं गई, किसी प्रकाशक की सीढ़ियां मैं नहीं चढ़ी हूँ, कहीं मैंने समीक्षा के लिए या पुरस्कारों के लिए अपनी पुस्तकें नहीं भेजी हैं। मेरा एकमात्र सरोकार पाठकों से है और पाठकों से मुझे बहुत प्रेम मिला है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरी दाल रोटी मेरे लेखन से जुड़ी हुई नहीं थी, इसलिए मैं अपना मनचाहा लिख सकी, और किसी डेडलाइन की तलवार मेरे ऊपर नहीं थी, इसलिए मैं मन चाहा और जब जी चाहा तब लिख सकी। पूरा परिवार मैंने संभाला, और परिवार को कभी भी मैं कहती हूँ कि मैंने अपने लेखक होने का दंड परिवार को कभी नहीं दिया। और आप मेरे बच्चों के लेख पढ़ेंगे तो उसमें भी आया है कि हमको कभी आई ने ऐसा नहीं कहा कि अरे मेरी ये कहानी हो रही है, उसके बाद मैं तुम्हें खाना दूंगी। तो परिवार पहली प्राथमिकता रही आपकी, प्राथमिकता रही। और मतलब मैंने तो कई जगह लिखा है कि बच्चों के यहाँ बच्चे हो गए, उसके बाद भी मेरी जिम्मेदारियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। बहू नौकरी वाली थी, तो हमारा शहर से बाहर एक घर था, तो शुक्रवार की शाम को हम दोनों निकल जाते थे और सोमवार को बेटे के ऑफिस जाने से पहले लौट आते थे। तो वहाँ जितना लिखना होता था, और फिर हस्बैंड मेरे बहुत सामाजिक प्राणी थे, तो फलाने जी चाय पे आ रहे हैं, फलाने जी खाने पे आ रहे हैं, वो भी होता था। और बेटा नाराज़ भी होता था कि आप लिखने जाते हो तो टाइम क्यों वेस्ट करते हो वहाँ पार्टियों में, लेकिन वो जंगल में मंगल करने की उनकी आदत थी, तो अच्छा है। परिवार का जिक्र किया है आपने जी। लेखन में एक स्त्री का आना, परिवार का किस तरह का सहयोग मिलता रहा है, उसके बारे में मेरे कुछ लिए तो कहना बहुत चाहें? मिला। मतलब सबसे ज़्यादा मैं कृतज्ञ हूँ अपने स्वर्गीय पति के लिए कि नेवर अवेल्ड हिज लंच टाइम। अब बिल्कुल कॉलोनी में ऑफिस था, फिर भी वो लंच के लिए कभी नहीं आए, क्योंकि मेरे पास समय वो भी होता था। जब तक रसोई ना सिमट जाए, गृहिणी को ऐसा लगता नहीं कि काम ख़त्म हो गया। तो बच्चे स्कूल चले जाते थे, वो ऑफिस चले जाते थे, पूरी दोपहर मेरी होती थी। मैंने कभी सुबह जाग करके नहीं लिखा, क्योंकि कामों की इतनी लिस्ट सामने रहती थी। रात को भी नहीं लिखा कि वो एक टाइम रहता है जब पूरा परिवार साथ बैठता है, दिन भर की घटनाओं का आलोचना होती है, अगले दिन का कार्यक्रम तय होता है, तो रात का समय होता है जो परिवार का मिलन जी होता है। दिन भर तो सब अपने अपने व्यस्त रहते हैं, तो जो भी मैंने लिखा दोपहर में बैठ के लिखा। और जितना भी लिखा, लोग कहते थे मुझसे कि अगर आप नौकरी करती हैं तो 11 से 5 ऑफिस में होती कि नहीं, आप ऐसे ही समझिए, अपने आप को कमरे में बंद कर लीजिए। तो पुरुष लेखक तो ये कर सकता है जी, कि डू नॉट डिस्टर्ब की है, तख्ती लगा करके, लेकिन मेरे ख्याल से महिला लेखक नहीं करती, मेरी जहाँ तक समझ है। मैं तो बल्कि डाइनिंग टेबल पे बैठ के लिखती थी, तब मोबाइल नहीं हुआ करते थे कि दरवाजे की घंटी, टेलीफोन की घंटी मैं अटेंड कर सकूं, इसलिए मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ करके मेरा सारा लेखन होता था। अभी इन दिनों क्या कुछ नया लिख रही हैं, अगर हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें? लिख रही हूँ, मतलब अभी मैंने बताया आपको कि हिंदी भवन भोपाल ने एक अक्षरा नामक पत्रिका मेरे ऊपर केंद्रित निकाली, उसमें मेरी कहानी है। और समावर्तन के मार्च अंक में महिला कथाकार अंक है, उसमें मेरी कहानी है। और ऐसे लिखती रहती हूँ, मराठी के अंकों में कहानियाँ हैं। अभी जो नए लेखक लिख रहे हैं, नई स्त्रियां लिख रही हैं, लेखन में आ रही हैं लगातार, उनके बारे में कुछ कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहें? एक तो मुझे नए लेखकों से, मतलब लेखिकाओं से बड़ी ईर्ष्या होती है कि उनके पास विषय बहुत हैं, क्योंकि उनका जीवन का क्षितिज बहुत विस्तारित हो गया है। हमारे ऊपर, स्पेशली मेरे ऊपर, हमेशा ये आक्षेप लगता रहा कि घर आंगन के परे इनको कुछ दिखता नहीं है। तो वाकई मेरी जीवन सीमित था, और सिर्फ उधार के अनुभव लेकर के मैं लिखूं तो किसी को पसंद थोड़ी आएगा। बिल्कुल। जो मैंने देखा है उसी को मैंने लिखा। सिर्फ इसलिए कि मैं ये भी लिख सकती हूँ इसलिए मैं कोई नई चीज़ लिखूं, ये मैंने कभी नहीं किया। ये अपने आप के साथ ईमानदारी, और लेखकों से भी मैं कहती हूँ कि अपने प्रति ईमानदार रहें। और कई लोग ना मेरे को कहते हैं, अरे रात को हमने वो देखा एक्सीडेंट, आते से ही हमने कहानी लिख दी। अरे हम लेखक हैं, हम न्यूज़ रिपोर्टर नहीं हैं, है ना? बिल्कुल।
एक एक्सीडेंट पर आप क्या कहानी लिखेंगे? आपके मन में वो घटना उतर जाए और कुछ दिनों बाद अपना रंग लेकर के निकले। एक एक्सीडेंट के पीछे कितना आगे पीछे होता है कि वो घर पे कौन है, किसको छोड़ के आया है, कितने लोग उसके मृत्यु से प्रभावित हुए। हाँ, तो मतलब मेरा यही लेखकों से कहना है कि अपने को न्यूज़ रिपोर्टर मत कहिए। इतनी कोई जल्दी मचाने की ज़रूरत नहीं है कि आज ही मुझे लिख डालना है। थोड़े जल्दी में भी हैं लोग। क्या बाजारवाद का प्रभाव? हाँ, मतलब फ़ौरन प्रसिद्धि चाहिए। आज ये रियलिटी शो वगैरह में आप देखिए ना, कितनी मतलब लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और उसके बाद कहाँ जाते हैं पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। लेखन की बात हम कर रहे थे। कथाकार मालती जोशी को हम जानते हैं, लेखन के अलावा क्या शौक़ रखती हैं? संगीत मेरा शौक़ रहा है और घर गृहस्थी में खाना बनाना मेरी बहुत रुचि रही। मतलब पतिदेव के दोस्त मुझे अन्नपूर्णा ही कहते थे क्योंकि कोई तय नहीं था कि कितने बजे कितने लोग आ जाएंगे जी, और सबके लिए हो जाता था। हमारे दर्शकों के लिए कुछ गुनगुनाना चाहें अपनी पसंद का? मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे, यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज क्या बात है जो शाम पे रोना आया। ऐ मोहब्बत तेरे। जितनी तन्मयता के साथ आप गीत गा रही हैं, आपकी कहानियों को पढ़ते समय भी पाठक उतना ही तन्मय हो जाता है। मालती जी, एक लंबा दौर रहा है आपके लेखन का। इस पूरे समय को अपनी कहानी के परिप्रेक्ष्य में किस तरह से देखती हैं? कहानी के मतलब बहुत विषय बदले हैं, भाषा बदली है, एक वे ऑफ एक्सप्रेशन बदला है, तो समय के साथ तो परिवर्तन होता ही है और नए लेखक नए ढंग से लिख रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि नई लेखिकाओं के पास इतने विषय हैं लिखने के लिए जो हमारे ज़माने में नहीं थे, इसलिए हमारी आलोचना भी होती रही। जैसे मेरे को घरेलू कहानीकार कहा जाता रहा हमेशा। जी, लगातार आलोचक आरोप लगाते हैं कि मालती जोशी की कहानियाँ तो घर परिवार में सिमटी हैं। उनसे क्या शिक्षा ली जाए? घर आंगन से परे। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो भी लोकप्रियता आज है वो सिर्फ इसलिए है कि मेरी कहानियाँ घरेलू हैं और पाठक को वो अपनी लगती हैं। मतलब जितने भी प्रतिक्रियाएँ आती हैं, पहला प्रश्न ये होता है कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे आसपास घटित हो रही। कई लेखक तो ये पूछते कि हमारे घर की बात आप तक कैसे पहुँची। मतलब इतना उनको जैसे साधारणीकरण, जिसे साहित्य की भाषा में हम कहते हैं, वो हो जाता है। तो मेरा क्षेत्र ही उतना है, मेरा जीवन उतना ही है। घरेलू महिला हूँ मैं, तो मुझे अपने घर में ही मिल जाती हैं कथाएँ वस्तुएं, मुझे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर दौर की बात कर रहा हूँ, किस दौर को सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं? कौन सा समय लगा कि ये बेहतर समय था? नहीं, देखिए, साहित्य अपने आप में, पाठक तो अपनी दौर की चीज़ पढ़ेगा ना जी। हम पुरानी हम कह रहे हैं ना कि अरे वाह उस ज़माने में गीत अच्छे थे। अब आज का वो नहीं पढ़ेगा, आज का लेखक। मतलब वो जो सूर तुलसी लिख गए, आज कोई लिखेगा तो कोई पढ़ेगा नहीं। जी। हर दौर का अपना वो होता है तरीका, तौर तरीका। लंबे समय से लिख रही हैं आप, कौन सा ऐसा लेखक था जो आपकी प्रेरणा बना, जिसको पढ़ते हुए समझते हुए लगा कि मैं भी लिख सकती हूँ और मुझे लिखना चाहिए? मैंने बचपन से लेके बहुत शरद साहित्य बहुत पढ़ा और उसका मेरे लेखन पर अननोइंगली, अनकॉन्शियसली बहुत प्रभाव रहा। मतलब बहुत पहले, मेरी शादी से पहले शायद, मैंने कहानी नामक पत्रिका निकलती है इलाहाबाद से, उसमें मेरी एक कहानी थी दादा भाई। अब वो
पत्रिका भी नहीं है मेरे पास और वो कहानी भी नहीं। तो उसके लिए तो बाकायदा लोगों ने कहा कि ये विप्रदास की नकल है, भ्रष्ट नकल। तो होता है, और हर नया लेखक किसी को रोल मॉडल मान के ही चलता है। जैसे अभिनेताओं में नहीं चलते हैं कि वो कोई रोल मॉडल होता है तो शुरुआती उनका अभिनय उसी की नकल में होता है, उनकी अपनी स्टाइल तो बाद में होती। गायकों के बारे में भी ये होता है। लता जी के पुराने गाने देखिए, बिल्कुल नूरजहां की नकल है उसमें। बिल्कुल। हाँ, तो वो तो अपना रोल मॉडल होता है, तो हम ना भी चाहें तो उसका प्रभाव आता है। किस्सा गोई की बात मैंने की। आज मोबाइल के वक्त में किस्सा गोई ख़त्म हो रही है, लेकिन मालती जोशी जी की ख़ास बात है कि वे आज भी कहानियाँ बड़ी ही खूबसूरती से सुनाती हैं, और उससे बड़ी बात है कि उन्हें अपनी कहानियाँ ज़ुबानी याद हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए कोई एक अपने पसंद की कहानी ज़रूर सुनाएं। छोटी कहानी सुना रही हूँ, बहुत बड़ी नहीं सुना पाऊंगी। अपहरण उसका नाम है जी। अपहरण। गाड़ी बहुत देर से किसी स्टेशन पर रुकी हुई थी। जब गाड़ी चलती है तो उसकी लय ताल के साथ नींद भी बहुत अच्छे से आ जाती है, और जब उसकी वो लयबद्ध चाल रुक गई तो नींद भी टूट गई। मैंने देखा सामने वाली सीट पर ये भी उठ कर के बैठ गए थे और खिड़की से बाहर देख रहे थे। यूँ तो एसी की खिड़की से बाहर देखने का कोई मतलब नहीं होता, कुछ दिखता भी नहीं है। कौन सा स्टेशन है, मैंने उन्नीदी आँखों से उन्नीदी स्वर में पूछा। राउरकेला। क्या? अरे क्यों चीख रही हो, सुनाई नहीं दिया क्या? सुनाई नहीं दिया जभी तो। हे भगवान, कहीं तुम भी तो अपनी भाभी की तरह कम ऊंचा सुनने लगी हो। देवी मुझ पर दया करो। तुम्हारी भाभी 4 दिन के लिए आई थी तो उनसे बात करते करते मेरा गला सूख गया। तुम्हारे साथ तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे ना आप एक अच्छा सा हियरिंग एड ला के दीजिएगा। नो, उन्होंने सख्ती से कहा। मैं तुम्हें 2 जोड़ी हीरे के टॉप्स ला के दे सकता हूँ, पर नो हियरिंग एड। अपने कान सलामत रखो। हमारी चुहलबाजी शुरू हो गई थी। आजकल हमारा यही टाइम पास था। हम ये भूल गए कि हम घर में नहीं हैं, ट्रेन में हैं, और इस समय रात के 3 बज रहे हैं। जब ऊपर वाली बर्थ पर सोए हुए दोनों लोगों ने गर्दन नीचे झुका करके हमारी ओर देखा, तब जाके मुझे होश आया। हालांकि अंधेरे में मैं उनके चेहरे के भाव नहीं पढ़ सकी, पर उन्हें बहुत नींद में खलल पड़ने से गुस्सा तो आया होगा, ये मैं समझ सकती हूँ। हालांकि हमारी उम्र का लिहाज करके उन्होंने कुछ नहीं कहा और वापस सो गए। फिर मैं भी करवट बदल करके दूसरी तरफ लेट गई। असल में बहुत दिनों बाद रेल से यात्रा कर रहे थे, इसलिए रेल के शिष्टाचार भूल गए थे। आजकल क्या है, 200-250 किलोमीटर जाना होता तो कार से चले जाते हैं, नहीं तो फ्लाइट से जाते हैं। ये रेल यात्रा मुंबई से कलकत्ता तक की तो मैं कभी ना करती, बस बाल हट के आगे झुकना पड़ा। मेरी कैलिफोर्निया वाली पोती ने वहीं एक हिंदुस्तानी दूल्हा ढूंढ लिया था, लेकिन दोनों का आग्रह था कि शादी हिंदुस्तान में करेंगे और हिंदुस्तानी तरीके से करेंगे। हिंदुस्तानी शादी का ग्लैमर ही कुछ ऐसा है कि विदेशियों को भी मोह हो जाता है। कनाडा से मेरी बेटी भी सपरिवार उस शादी के लिए आ गई थी। शादी तो आजकल डेस्टिनेशन वेडिंग का ज़माना है, गोवा के किसी रिसॉर्ट में होने वाली थी, लेकिन लड़के वालों का आग्रह था कि गोवा में तो सब लोग नहीं जा पाएंगे, तो एक कार्यक्रम हमारे यहाँ कर लीजिए तो सब लोग दुल्हन को देख लेंगे। तो सगाई का कार्यक्रम कलकत्ता में तय हुआ, और बच्चों ने कहा कि हम लोग तो ट्रेन से जाएंगे, कंट्री को देखते हुए जाएंगे। वो तो स्लीपर में जाने के लिए तैयार थे। डांट डपट करके उनको मनाया गया। बाकी सारी जनता AC 3 में थी। हम लोगों को कृपापूर्वक AC 2 में हमारा रिजर्वेशन कराया गया था। गाड़ी फिर चल पड़ी थी। अब गाड़ी की लय के साथ मुझे राउर केला ऐसी बात सुनाई दे रही थी। ये नाम मैंने पहली बार तब सुना था जब BA के बाद मेरे लिए वर्ष संशोधन शुरुआत हुई थी। राउर केला वाले का नाम सबसे ऊपर था। उस ज़माने में गली गली इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं थे, और साल भर में बोरी भर करके इंजीनियर भी नहीं निकलते थे, तो इंजीनियरों की काफ़ी पूछ परख थी, गरिमा थी।
जिस समय हम लोगों ने संपर्क किया, ये सज्जन जर्मनी गए हुए थे किसी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन बरेली से उनके माता पिता आए। उन्होंने मुझे देखा और वहीं स्वीकृति दे दी, सहमति दे दी और कहा कि बेटा आते से ही हम आपके पास बेटे को भेजेंगे, लेकिन शादी तो आप तयशुदा समझिए, क्योंकि हम अपने बेटे को और उसकी पसंद को जानते हैं। उनके इस आश्वासन के बाद घर के लोग कैलेंडर की तारीखें गिनने लगे और मैं सपने बुनने लगी। नियत समय पर श्रीमान स्वदेश पधारे और नियत तिथि पर हमारे शहर में उनके एक मामा जी थे, वहीं वो रुके और उनके साथ शाम को 5 बजे हमारे यहाँ आने का तय हुआ। शाम को उनको आना था। माँ और भाभी सुबह से रसोई में घुस गईं। भैया और पापा घर को संभालने में जुट गए, क्योंकि ये लड़की देखने का औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, भाभी जामाता की अगवानी थी। मैं दिन भर आईने के सामने बैठी थी, समझ में नहीं आ रहा था क्या पहनूं, साड़ी की ड्रेस, रेशमी साड़ी पहनूं कि सूती, बाल खुले रखूं कि जूड़ा बांधूं कि चोटी बांधूं। आखिर रसोई से निपटकर भाभी मेरे कमरे में आई, तब जा कर के मैं तैयार हो सकी। घड़ी का कांटा 6 को छू रहा था, तब वे लोग पधारे। भैया ने तंज भी किया कि आदमी चाहे कहीं भी घूम ले, हिंदुस्तानी आदमी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को नहीं भूलता है। मामा जी ने आते ही क्षमा मांगी कि सॉरी, हम लोग ज़रा भटक गए थे, उल्टी दिशा में चले गए थे, लेकिन अच्छा हुआ कि संयोग से जिस घर में पता पूछा वहाँ आपके किराएदार की बेटी ट्यूशन पढ़ा रही थी, फिर उसी को साथ में लेकर के हम आए, वही हमें यहाँ तक छोड़ गई। नाश्ते के बाद मुझे बाहर बुलाया गया, परिचय करवाया गया। श्रीमान ने एक नज़र उठा करके मुझे देखा और फिर मेज़ पर पड़ी पत्रिका उठाकर पलटने लगे। मुझे लगा मेरा सारा श्रृंगार व्यर्थ हो गया। भैया को लगा इतने सारे लोगों के बीच में लड़का असहज महसूस कर रहा है, इसलिए बोले अविनाश जी आइए आपको मेरा टेरेस गार्डन दिखाऊं, हर साल कॉरपोरेशन के इसमें इनाम जीतता है। भैया उन्हें लेकर ऊपर चले गए। 5-10 मिनट बाद भाभी मेरे पास आई और मुझे लेकर ऊपर गई। वहाँ हम लोग कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद भैया भाभी कोई बहाना बनाकर नीचे चले गए, जानबूझ करके हम लोग आपस में कुछ बात कर सकें, लेकिन वो आदमी मुंह में दही जमा कर बैठा था। मैं ही पूछती रही उनके प्रोजेक्ट के बारे में, विदेश प्रवास के बारे में, और वो हूँ हाँ के सिवाय कुछ नहीं बोला। मुझे घोर निराशा हुई, लेकिन माँ पापा बड़े खुश थे, बोले बड़ा संस्कारी लड़का है, नहीं तो आजकल के लड़के तो बस तुरंत शुरू हो जाते हैं। उसके बाद शुरू हुई प्रतीक्षा, बहुत लंबी खिंच गई। 2-2.5 महीने के बाद फिर पापा ने उनके स्थानीय प्रतिनिधि यानी कि मामा जी को फ़ोन लगाया। मामा जी ने पहले तो खूब क्षमा मांगी, फिर भांजे को चुनिंदा गालियों से नवाजा। वो बोला वो बेवकूफ़ आपकी किराएदार की लड़की पर रीझ गया है, हर तीसरे दिन फ़ोन करता है कि मेरी बात वहाँ चलाओ। अब हम तो ये भी नहीं जानते कि वे लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, क्या करते हैं। हम लोग तो जैसे आसमान से गिरे। मधुरा के बारे में सिर्फ इतना जानते थे कि वो शर्मा जी की तीसरी बेटी है, आउट हाउस में रहने वाले शर्मा जी की। इतनी सुंदर है ये तो कभी सोचा ही नहीं था। शर्मा जी की दोनों बड़ी बेटियों की शादी हो गई थी और हमारी माँ के बकौल माँ के दोनों शादियों के बाद शर्मा जी एकदम झुंझुना हो गए थे, मतलब दिवालिया हो गए थे। इसीलिए तीसरी बेटी को भी कॉलेज की फ़ीस जुटाने के लिए ट्यूशन करनी पड़ती थी। भैया ने भी फिर राउर केरा वाले को बहुत कोसा और माँ ने तो शर्मा जी लोगों के लिए कहनी अनकहनी सब कह डाली। पापा बड़े संत आदमी थे, बोले अरे उन लोगों को क्यों कोस रही हो, उन्होंने क्या किया, वो बेचारे तो उनके दरवाजे गए नहीं थे, उनकी हैसियत भी नहीं है, और लड़की बेचारी अपनी ट्यूशन पढ़ाने गई थी, वहीं ये लोग पहुंच गए, तो उसका इसमें क्या दोष है। पापा यही कहकर नहीं रुके, उन्होंने शर्मा जी को बुलवा लिया और सब किस्सा बयान किया। शर्मा जी तो बेचारे रो पड़े और पापा के चरणों में गिर पड़े और बार बार माफ़ी मांगने लगे। पापा बोले शर्मा जी आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं, आपने किया क्या है और हमारे आपके करने से होता क्या है, ये तो सब विधि लिखित हो रहा है। हम नाहक अपनी बेटियों को कोसते हैं, सब अपना भाग्य लिखा के आती हैं।
आपकी बेटी भी ये घर वर लिखा कर लाई थी, आप तो उनके दरवाजे कभी जाते नहीं, इसीलिए ईश्वर ने हमको माध्यम बनाया। अब रोना धोना छोड़िए और शादी की तैयारी कीजिए, ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ नहीं मिलते। लेकिन शर्मा जी का रोना बंद ही नहीं हो रहा था। कह रहे थे मैं सुनीला बेटी का कितना अपराधी हूँ, मैं उससे कैसे माफ़ी मांगूँ, समझ में नहीं आ रहा था। पापा बोले सुनीला की चिंता छोड़िए, उसके भाग्य में शायद इससे भी अच्छा कोई घर वर होगा, तभी यहाँ बात नहीं बनी। पापा के लाख आश्वासन के बाद भी उन लोगों का अपराध बोध कम नहीं हुआ और कुछ ही दिनों बाद वो हमारा घर छोड़ के चले गए। जाते समय शर्मा दंपति मिलने आए थे, लेकिन मधुरा को उसके बाद कभी नहीं देखा। फिर सुना उसकी शादी भी हुई और पता चला कि सारा खर्च लड़के वालों ने उठाया था। निमंत्रण हमारे यहाँ भी आया था, लेकिन हमारे यहाँ से तो किसी के जाने का सवाल ही नहीं था। लेकिन माँ को यकीन नहीं, पूरा यकीन था कि पापा ज़रूर गए होंगे और ढेर सारा रुपया भी दे के आए होंगे। इस वज्रपात के बाद मेरा हंसना बोलना, खाना पीना, घूमना फिरना सब बंद हो गया। मैं कमरे में घंटों बैठी रहती, छत को देखती रहती। माँ कभी भाभी आकर के मेरे पास बैठती, चुपचाप मुझे सांत्वना देती, और पापा मेरी चिंता में घुले जा रहे थे। ये सारा नज़ारा देखकर एक दिन भैया का पारा चढ़ गया। उससे बोले ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने, कोई लव मैरिज थी तुम्हारी जो इतना मातम मना रही हो हैं? अरे ऐसे 56 लड़के ला के खड़ा कर दूंगा, पहले अपनी शक्ल तो सुधारो। 12 बज रहे हैं, कोई देखेगा तो समझेगा तुम्हारा बड़ा भारी प्रेम भंग हुआ है। प्रेम भंग तो नहीं, पर मेरा बड़ा भारी मान भंग तो हुआ था, और वो भी एक मामूली हस्ती द्वारा। एक नाचीज सी लड़की मेरे सारे रूप गुण विद्या वैभव को धता बताकर मेरे नियोजित वर को मेरे सामने से अपहरण करके ले गई थी, और मैं कुछ नहीं कर सकी थी। मेरा पूरा शरीर अपमान से जल रहा था, लग रहा था मैं भीतर ही भीतर राख हो जाऊंगी। ये दाह, ये जलन शादी के बाद पति के चंदन स्पर्श से ही शांत हो पाई। पापा ने ठीक कहा था, मेरे भाग्य में उससे भी अच्छा घरवर था, इसीलिए वहाँ बात नहीं बनी। सुलक्षण, सुदर्शन, सुसंपन्न, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, जितने भी विशेषण लगाए जाते कम थे। जिंदगी ने फिर कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। वैभव की जितनी परिकल्पनाएं थीं सब साकार हो गई थीं। बंगले, गाड़ियाँ, मान सम्मान, शोहरत। पति के साथ आधी दुनिया घूम चुकी थी मैं। बेटी कनाडा में थी, बेटा अमेरिका में था, और उनके यहाँ अक्सर जाना आना होता ही था। सुख के शिखर पर बैठी हुई थी मैं। तो फिर राउरकेला का नाम आते ही ये मन में मरोड़ सी क्यों उठी? जिस शख्स की शक्ल भी याद नहीं है, उसकी याद में इतनी तड़प क्यों? ज़िंदगी की किताब से जिन अध्यायों को मैंने फाड़ के फेंक दिया था, वो फिर से मेरे सामने क्यों फड़फड़ा रहे थे? बुझे हुए शोलों में ये दहक कैसी? नहीं, ये प्यार की आँच नहीं थी, ये अपमान की आग थी जो कभी बुझी ही नहीं थी, सिर्फ समय की राख में दब गई थी और अब फिर से लग उठी है। मधुरा, तुमने मेरी अस्मिता पर इतनी बड़ी चोट की है कि मैं शायद उस दर्द से कभी उबर नहीं पाऊंगी, कभी नहीं। इतनी खूबसूरत कहानी और उतनी सुंदर किस्सा गोई, और यही किस्सा गोई ख़त्म हो रही है। इसकी ही बात हमने शुरुआत में कही, और मालती जोशी जी कह रही थी कि हमें अपने परिवार से ही शुरुआत करनी होगी, साहित्यिक परिवार बनाना होगा, बच्चों को कविता कहानियों से जोड़ना होगा, तभी ये किस्सा गोई ज़िंदा रहेगी और दादी नानी हर घर में ज़िंदा रहेंगी। बहुत सारी कहानियाँ आपने लिखी, प्यार के 2 पल बहुत हैं, कोह का दर्द, मोहे रंग दे चुनरिया, बहुत सारी कहानियाँ और उतने ही रंग। इतने सारे रंग को एक लेखन में कैसे समा पाती हैं? कुछ कहना चाहें? देखिए, मैं सोचती हूँ कि लेखक को आँख और कान खुले रखना चाहिए। आसपास इतनी अनुभव बिखरे पड़े हैं, सब अपने अनुभव से नहीं लिखा जाता। अपने अनुभव से आदमी कितनी कहानियाँ लिखेगा? अपने सामने जो दूसरे का भी अनुभव जो है वो लेखक का अपना अनुभव हो जाता है। जैसे सांस्कृतिक भाषा में कहते हैं परकाया प्रवेश जी। जो लेखक जो है परकाया प्रवेश करता है और सामने वाले का दुख भी उसका अपना हो जाता है। तो उतनी संवेदनशीलता जब अगर आप में है तो हर एक का दुख आपका अपना हो जाएगा, हर एक का सुख आपका अपना हो जाएगा और आपकी कहानी में वो उभर करके सामने आएगा।
सिर्फ ज़रूरत है ईमानदारी की। जो आप सोचते हैं समझते हैं उसे ईमानदारी से व्यक्त कीजिए। और एक परहेज़ मैंने हमेशा रखा और सबको कहूँगी कि अपनी लेखनी को अपने राग द्वेष बनाने का हथियार न बनाएं। जो युवा किस्सा कहानियों से दूर हो रहे हैं, साहित्य से दूर हो रहे हैं, हमारे मन से उनके लिए कुछ कहना चाहें? नहीं, उसमें दोष थोड़ा लेखकों का भी है। इतनी ज़्यादा जटिल मानसिक गुत्थियों वाली और ऐसी कहानियाँ हैं कि अब लोगों में इतना धैर्य नहीं रहा। पहले ज़माने में देखिए आप, सूरज उगता था तो 3 पेज तक सूरज उगता ही चला जाता था जी। अब कोई देखेगा तो वो तीनों पन्ने पलट के आगे बढ़ेगा। लोगों के पास इतना समय नहीं है, इतना धैर्य नहीं है। तो कहानी जितनी सरल होगी, जितनी ज़मीन से जुड़ी होगी, उतनी ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। तो मेरा तो यही रहा। इसीलिए मैंने बताया कि मेरी लोकप्रियता का आधार ही, मूल आधार वो है कि वो ज़मीन से जुड़ी कहानी है, घर से जुड़ी कहानियाँ हैं। और कोई बहुत बड़ा उपदेश और प्रबोधन मैं नहीं करना चाहती। कोई नहीं उपदेश सुनना चाहता आजकल। कहानी सुनकर के आपके मन में कुछ हो वो बात अलग है, लेकिन अगर मैं उसको सुनाने बैठ जाऊँ एक प्रवचन की तरह तो वो कहानी नहीं रहेगी। तो कहानी का मूल तत्व तो कथारस है। उस कथारस को लंबे लंबे वर्णनों से या लंबे लंबे नरेशन से आप बाधित करेंगे तो लोग नहीं पढ़ेंगे। तो अभी उपदेश सुनाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है। और इतने लोग आजकल क्या कहना चाहिए, होशियार हैं, जानकार हैं, तो उनको अलग से उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है। पहले ज़माने में था जब लोग बेचारे अनपढ़ होते थे तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हर चीज़ में होती थी। अब ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, हम सुन रहे हैं कथाकार पद्मश्री मालती जोशी जी को, जिन्होंने बताया कि बिना महत्वाकांक्षा के किया गया कार्य, ईमानदारी से किया गया काम और एक लक्ष्य को लेकर किया गया काम ही हमें आगे बढ़ाता है और आज उसी की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद मालती जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपने कथा सफ़र को साझा करने के लिए। थैंक यू।